हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने रिसेंटली अपने सीए फाउंडेशन के जनवरी 25 के एग्जाम्स दिए हैं एंड अब उनके एग्जाम्स को खत्म हुए लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। उम्मीद है आपने इन 4-5 दिनों के अंदर खूब रेस्ट करी होगी, नींद वींद पूरी करी होगी, जो आपका एग्जाम रिलेटेड सारा स्ट्रेस है अभी तक खत्म हो गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपका डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन जो मुझे काफी दिनों से मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन पूछना राइट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर दिया था कि सर अब हमें आगे क्या करना है, हाउ शुड वी यूटिलाइज आवर 40-day पीरियड दैट वी हैव बिटवीन द एग्जाम्स एंड बिटवीन द रिजल्ट। लास्ट टाइम हमारा जब एग्जाम हुआ था और जब हमारा रिजल्ट आया था, मैं सितंबर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, सितंबर 24, तो एग्जाम खत्म होने से रिजल्ट आने के बीच में अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का गैप था। और दिस इज यूजुअली द स्टैंडर्ड थिंग, 40 डेज का गैप होता है। सो दैट विद दैट थिंग इन माइंड हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो समवेयर 25 से 28 फरवरी के महीने में तो ऐसे 28 दिन होते हैं ना, तो आप फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपके 20 जनवरी को पेपर खत्म हुए हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज रहते हैं इस बीच के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम डिस्कस करें कि इन 40 डेज को हमें किस तरह से यूज करना चाहिए। एक देखो, एक तरीका तो सिंपली है कि सोए रहो, नींद पूरी करते रहो, नींद पूरी करते रहो, बट आई एम टॉकिंग दो स्टूडेंट्स जो अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। मेनली बच्चों के सामने डाउट दो होते हैं कि सर क्या हमें इस समय के दौरान कोई ना कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज करने शुरू कर देने चाहिए, या हमें अपने अगले स्टेप दैट इज सीए इंटरमीडिएट उसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। एंड अगर हम सीए इंटरमीडिएट के बारे में सोचते हैं तो उसको हमें किस तरह से अप्रोच करना है, उस चीज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, देखिए एग्जाम के समय में हर एग्जाम के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ये लिखता था कि प्लीज आप अपने एग्जाम के बाद उस एग्जाम के बारे में मत सोचिए, आप अगले एग्जाम के बारे में सोचिए, भूल जाइए पेपर अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, पेपर को डिस्कस मत करिए। बट अब क्योंकि आपके चारों एग्जाम खत्म हो गए हैं ना, आपने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है, अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार अपने साथ बैठिए और ऑनेस्टली रिव्यू कीजिए कि आपके चारों एग्जाम किस तरह से गए हैं। देखिए दुनिया को हम जो मर्जी बोलते रहें कि मेरे एग्जाम ऐसे गए हैं वैसे गए हैं, डीप इनसाइड हमें कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि हमारे जो एग्जाम में हम अपीयर हुए हैं, क्या हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मतलब हम पास पक्का पक्का होंगे, हमें कोई ना कोई एग्जाम में डाइसी चल रहा है, या हमारे एग्जाम बिल्कुल ही बेकार हुए हैं, पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं है एक आधे सब्जेक्ट में। डीप इनसाइड कहीं ना कहीं हमें यह पता लग चुका होता है। तो आप अपने आप को इन तीनों में से किसी सिनारियो में बांटने की कोशिश करिए। सबसे पहला सिनारियो तो है कि सर मेरे एक या दो एग्जाम ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार गए हैं, इतने बेकार गए हैं कि पास होने के बहुत कम चांस हैं। अगर ये चीज आपको डीप इनसाइड पता है तो लेट मी टेल यू, आपको अगले 30-40 दिन फालतू में वेट करने के लिए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका अगला अटेम्प्ट मई 25, जैसे रिजल्ट आएगा उसके 3 महीने बाद आपका मई 25, उसकी इनफैक्ट डेट शीट भी आ चुकी है। मेरा आपको एडवाइस रहेगी, अगर आपको क्लियर है कि भाई मेरे फाउंडेशन के एग्जाम जनवरी 25 वाले क्लियर नहीं होने वाले, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मई 25, उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दो। और आप सोचना शुरू कर दो कि क्या आपकी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी, तो जो भी क्लासेस आप लेना चाहते हो उनको लेना शुरू कर दो। एवीजे एकेडमी अपना एक फास्ट ट्रैक बैच भी बहुत जल्दी फाउंडेशन का लाने वाला है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है, रिवीजन में कमी नहीं है, तो चुपचाप क्या करना शुरू कर दो, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो फाउंडेशन में 25 के लिए। दिस इज माय ऑनेस्ट एडवाइस टू यू फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको पता है उनका एक या दो पेपर बहुत बुरे हुए हैं, उनके पास होने की उम्मीद नहीं है। सेकंड और थर्ड सिनारियो में वो बच्चे हैं, सेकंड सिनारियो में वो बच्चे हैं जिनको पता है हमारा एग्जाम इतना तो अच्छा हुआ है कि हमारा आसानी से पास हो जाएंगे। नो, इट इज जस्ट अ मैटर कि हमारे 200 400 से 200 आते हैं, 250 आते हैं, 300 आते हैं या 350 आते हैं। वो मार्क्स कितने आते हैं वो एक अलग इशू है, बट हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम आसानी से पास हो जाएंगे। ये हो गए सिनारियो 2। सिनारियो 3 में वो बच्चे हैं जिनके कुछ पेपर तो अच्छे हुए हैं, एक आधा पेपर ऐसा है जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, बट उनको अंदर से लग रहा है कि नहीं यार 40 तो बना ही लूंगा। ये इस कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हमारा उम्मीद जितना पेपर नहीं हुआ, बट हाँ आप मुझसे पूछोगे 40 बन सकते हैं या नहीं, 40 तो हम बना ही लेंगे। तो मैं आगे बात करूंगा इन दो सेट ऑफ बच्चों से जो सिनारियो 2 और 3 में है, यानी जिनको एक रीजनेबल अपने दिमाग के अंदर तसल्ली है कि हाँ भाई हम अपना एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे। अब यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं इन 40 दिनों को यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि सर हम कोई स्किल बेस्ड कोर्स करने लग जाते हैं, जैसे कि सर हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, दीज आर द टूल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूज करने होते हैं। सर इससे रिलेटेड ना कोई ऑनलाइन स्किल कोर्स करने लग जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए नो डाउट ये सारी चीजें, ये सारी स्किल्स जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए, एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, स्टॉक मार्केट नॉलेज है, बट आई डोंट थिंक फाउंडेशन के बाद इन स्किल को सीखना इज द राइट टाइम। देयर इज अ रीजन फॉर इट।
स्टॉक मार्केट की बात करूं तो अभी तक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। इंटरमीडिएट के अंदर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक्चुअली चीजें सिखाई जाएंगी। टैक्स के अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी समझोगे, जीएसटी के अंदर उसका रेफरेंस आएगा, कंपनी लॉ आप जो मेजॉरिटी पढ़ते हो वो इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी, वहां पर आपकी अकाउंटेंसी आएगी जहां पर मेनली कंपनीज की अकाउंटिंग आप पढ़ोगे। सो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ना मेरे हिसाब से राइट समय होता है इंटरमीडिएट के बाद। सिमिलरली आप एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी जो चीजें हैं ना, दीज आर थिंग्स जो आप अपनी आर्टिकलशिप में यूज करते हो। आज मैं बढ़िया से बढ़िया एक्सेल कोर्स कर लूं बट उसकी प्रैक्टिस ना करूं, बिलीव मी 15 दिन के अंदर अंदर सब मेरे दिमाग से निकल जाएगा। एक्सेल और पावर पॉइंट उन्हीं लोगों का अच्छा होता है जो उसे डेली बेसिस पे यूज करते हैं, एंड हम कब यूज करने वाले हैं उसको, अपने आर्टिकलशिप के दौरान। तो इनको करने का भी ना बेस्ट समय होता है सीए इंटरमीडिएट के बाद। जैसे आपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए हैं, आज से 1 साल बाद आप इसी स्टेज पर होगे सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के बाद, देन इज द राइट टाइम ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि तब उस समय आपको सच में वैल्यू एडिशन मिलेगी। इस समय आप सिर्फ बस उसको करोगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो दैट इज व्हाई मैं स्किल बेस्ड कोर्सेज सीए फाउंडेशन के बाद कभी भी करने के लिए नहीं बोलता। Which brings us to the second option, सर क्या हमें सीए इंटरमीडिएट की तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए जनवरी 26 के लिए, या हमें वेट करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप सीए इंटरमीडिएट के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। आपके सीए इंटरमीडिएट में न्यू कोर्स के अंदर आपको पता है मई 24 के बाद से न्यू कोर्स शुरू हो गया है। आप सबने फाउंडेशन के एग्जाम भी न्यू कोर्स में दिए हैं। सीए इंटरमीडिएट में पहले ओल्ड कोर्स में 8 पेपर हुआ करते थे, अब हमारे सिर्फ 6 पेपर रह गए हैं, और ये 6 पेपर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 में आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, देन लॉ का पेपर है, देन सबसे लेंथी पेपर टैक्सेशन, जिसके अंदर 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 50 मार्क्स का जीएसटी है। सिलेबस वाइज ये 6 के 6 पेपर में सबसे ज्यादा लेंथी टैक्सेशन का पेपर होता है। देन ग्रुप 2 के अंदर पहला प्रैक्टिकल पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका अकाउंटेंसी जैसा ही होता है, मतलब उस तरह से ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर होता है। ऑब्वियसली पढ़ोगे तो आप अलग चीजें, बट मैं आपको सिर्फ टाइप ऑफ पेपर बता रहा हूं। देन ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड लास्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा है। इन 6 के 6 पेपर में ना आपको 30% पेपर अपना एमसीक्यू मिलेगा और 70% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। हर पेपर के अंदर ये 30-70 का रूल चलेगा। सो अनलाइक फाउंडेशन जहां पर 2 पेपर प्योरली ऑब्जेक्टिव होते थे और 2 प्योरली डिस्क्रिप्टिव, यहां पर हर पेपर 30-70 में होगा। मजे की बात यह है एमसीक्यू में यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, और सारे एमसीक्यू जरूरी नहीं 1 मार्क के हैं, यहां पर 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू भी आते हैं। पासिंग क्राइटेरिया अपना वही सेम रहेगा। आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर कितने लेके चलने हैं, 40 मार्क्स लेने हैं, और आपका एग्रीगेट कितना बनना चाहिए, आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। द सेम पासिंग परसेंटेज विल अप्लाई हियर आल्सो। बट यहां पर एक कैच है, कैच ये है, अब आप यहां पर ऑप्शन आ जाता है आपके पास, आप चाहो तो कोई भी एक ग्रुप में अपीयर हो सकते हो, या आप चाहो तो दोनों के दोनों ग्रुप दे सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं, आप 3 पेपर भी दे सकते हो और आप 6 के 6 पेपर भी दे सकते हो। और यह चीज आपको आईसीआई को अभी नहीं बतानी। आपको रजिस्ट्रेशन तो सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप के लिए 6 पेपर के लिए करना होता है। जैसे आपने फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया था ना 9,000 रुपए की फीस पे करके, फाउंडेशन के रिजल्ट के इमीडिएटली बाद आपको इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना पड़ेगा। 18,000 की फीस होगी और उसके अंदर 6 के 6 पेपर के लिए आप रजिस्टर करोगे। बट आपको एक ग्रुप में अपीयर करना है या 2 ग्रुप में अपीयर करना है, यह आप आईसीआई को बताओगे अपना एग्जाम फॉर्म भरते समय। आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा ना, हर एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म निकलते हैं जो आपको भरने होते हैं। फाउंडेशन में भी भरा होगा आपने। सेम वे में इंटरमीडिएट से पहले एग्जाम फॉर्म के अंदर आप बताओगे आईसीआई को कि मैं ग्रुप 1 देना चाहता हूं, ग्रुप 2 देना चाहता हूं, या दोनों देना चाहता हूं। बट हियर लाइज द मेन पॉइंट, फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद मिनिमम 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। उसी के बाद आप अपने एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, चाहे आप एक ग्रुप देना चाहते हो, चाहे आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो। विद दैट लॉजिक इन माइंड, हमारा रिजल्ट अगर फरवरी एंड मार्च में आता है और उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट दैट वी कैन गिव इन इंटरमीडिएट इज जनवरी 26। चाहे आप एक ग्रुप में अपीयर करो, 3 पेपर दो, तो भी जनवरी 26। बहुत बच्चे ये बोलते हैं सर हम 3 पेपर सितंबर में दे दें, दे ही नहीं सकते आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। अब जनवरी 26 इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, इसीलिए क्योंकि अब हमारे पास सीधा सीधा जनवरी टू जनवरी मैं 11 महीने बोल सकता हूं। 11 महीने हैं, अगर आप आज ही शुरू करो, रिजल्ट की वेट ना करो, तो आपके पास इट ओनली मेक सेंस कि आप 2 ग्रुप एक साथ दो।
तो विच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमें क्या एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए? देखिए, पुराने ओल्ड कोर्स में जब 8 पेपर हुआ करते थे ना, तो 8 पेपर एक साथ देने काफी मुश्किल हो जाते थे, तो काफी सारे बच्चे एक ग्रुप के बारे में सोचते थे। बट आई थिंक न्यू सिलेबस के अंदर तो एक ही हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, एक ही सोच होनी चाहिए, बोथ ग्रुप देना। सिंगल ग्रुप देना, 11 महीने एक ग्रुप की तैयारी करना डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। और बोथ ग्रुप के लिए एक साथ अपीयर करने के ना 4 मेनली फायदे होते हैं। एक फायदा तो आपको पता है, सीधा सीधा आपका 6 मंथ का समय बचता है। ये कहना कि मैं जनवरी 26 में एक ग्रुप दे दूंगा और अगला ग्रुप मई 26 में दे दूंगा, तो मई 26 में नहीं दे पाओगे, क्योंकि 3 पेपर की तैयारी करते करते फिर से आपको मिनिमम सितंबर 26 तक जाएगा। तो मैं 6 भी नहीं बोलूंगा, आपका 8 महीने का समय बचता है अगर आप ढंग से सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से तैयारी कर लो और 2 ग्रुप की प्रिपरेशन कर लो। सेकंड फायदा ये है, जैसे फाउंडेशन के अंदर आपके जितने मर्जी मार्क्स आ जाएं, आप रैंक के लिए एलिजिबल नहीं होते, मगर इंटरमीडिएट में और फाइनल के अंदर ना आईसीएआई टॉप 50 रैंक्स निकालता है। कहने के लिए तो ये 50 रैंक होती हैं, बट कई बार सेम रैंक में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो लगभग लगभग बोलूं 100-125 बच्चे टॉप 50 के अंदर आ जाते हैं। मेनी स्टूडेंट्स शेयर द सेम रैंक। अगर आप रैंक को टारगेट करना चाहते हैं, और आपको रैंक के फायदे ऑलरेडी पता होंगे, रैंक वाले बच्चों को आर्टिकलशिप में प्रेफरेंस मिलती है, रैंक वाले बच्चों को कल को जॉब में प्रेफरेंस मिलती है। जिन बच्चों को मेरे खुद के बारे में पता है, उनको पता है कि मैं खुद अपना सीपीटी के उस जमाने में फाउंडेशन का रैंक होल्डर हूं। उस जमाने में रैंक आती थी, फाउंडेशन भी रैंक डिक्लेयर हुआ करती थी, फाउंडेशन का रैंक होल्डर हूं, ऑल इंडिया 5th रैंक, इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया 6th रैंक। तो ये सारी जो चीजें उस समय रैंक ली मैंने, वो आज तक मेरी कैरी हो रही है। चाहे मैं जॉब करता था, वहां पर भी मुझे फायदा मिलता था, आज मैं अपना खुद का टीचिंग का काम करता हूं, वहां भी मुझे फायदा मिलता है। तो रैंक का अपना फायदा है, उसके ऊपर तो ज्यादा बोलने की जरूरत मुझे है ही नहीं। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप रैंक के लिए टारगेट करना चाहते हैं, रैंक के लिए सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो दोनों ग्रुप एक साथ दें। सर अगर मैं अलग अलग ग्रुप दूं, क्या आईसीएआई मुझे रैंक के लिए कंसीडर नहीं करेगा? बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करेगा। आप जितने मर्जी मार्क्स ले लो एक एक ग्रुप करके, यू विल नेवर गेट रैंक। रैंक सिर्फ 2 ग्रुप वाले बच्चों की आती है। थर्ड, आर्टिकलशिप के लिए पहले आईसीएआई की गाइडलाइंस थी कि आर्टिकलशिप एक ग्रुप के बाद भी हो सकती थी। न्यू कोर्स में जब तक आपके दोनों ग्रुप नहीं होंगे, आप आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम। जहां भी जाओ कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि अगर आर्टिकलशिप की 10 वैकेंसीज हैं, वहां पर अप्लाई करने वाले आ जाएंगे, पता चलेगा 500 लोग। 500 लोग जब 10 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकलशिप देने वाले लोग उन लोगों को प्रेफरेंस देंगे जो 2 ग्रुप एक साथ देते हैं, बिकॉज दैट सिग्निफाइज दैट आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। एंड आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज ऑल अबाउट कौन कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द क्राइटेरिया। तो 2 ग्रुप को जो बच्चे एक साथ देते हैं, उनको ऑब्वियसली आर्टिकलशिप के दौरान प्रेफरेंस मिलती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। अब ये सेट ऑफ क्या भला है? अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, हर सब्जेक्ट में 40 लेने होते हैं और एग्रीगेट में कितने लेने होते हैं? 50%। अब अगर आप समझो, एक ग्रुप देते हो अगर आप, तो एक ग्रुप में 300 में से आपको 3 पेपर का टोटल 150 होना चाहिए। ग्रुप 2 अगले अटेम्प्ट में देते हो तो उन 3 का 150 होना चाहिए। बट जब आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक साथ देते हो ना, तो आपको दोनों ग्रुप के 6 के 6 पेपर मिलाकर 300 स्कोर करने होते हैं। सर ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आप सोच के देखो, अगर मेरे पेपर नंबर 1 में आ गए 55, पेपर नंबर 2 में आ गए 65 और पेपर नंबर 3 में आ गए 70, तो टोटल करो तो मेरा कितना हो गया? 140, 100, हाँ 5 दे दिए, 140, 140, मेरा आ गया 190। ठीक है जी यहां पर। और इधर से मैं बात करूं, पेपर नंबर 4 के अंदर आ गए 45, पेपर नंबर 5 के अंदर आ गए 55 और पेपर नंबर 6 के अंदर आ गए कितने? अगेन 45। टोटल करूं तो मिनिमम 40 का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, बट अगर मैं यहां पर टोटल करूं कितना आ गया? 145। अब अगर मैं सिर्फ ग्रुप 2 दूंगा तो आई एम फेल्ड, क्योंकि मेरे ग्रुप 2 में एग्रीगेट 150 नंबर नहीं बन रहे हैं। बट अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक साथ दूंगा, तो यहां पर 150 से ओवर एंड अबव जो 40 नंबर लिए हैं, वो यहां के शॉर्टफॉल को पूरा कर देंगे। इस तरह से एक ग्रुप में आए एक्स्ट्रा मार्क्स, 50% से ओवर एंड अबव जो एक्स्ट्रा मार्क्स आए होते हैं, वो दूसरे ग्रुप के शॉर्टफॉल को पूरा कर देते हैं। एंड इसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई रेयर केस नहीं है जो कभी कभार होता है, बहुत सारे बच्चों के केस में ऐसा होता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स। तो इतनी डिस्कशन करने के बाद मैंने आपको पहले ये बताया कि अब हम अपना टारगेट है हमारा जनवरी 26 एग्जाम, और जनवरी 26 एग्जाम के अंदर हमें बोथ ग्रुप देने हैं। सिंगल ग्रुप देना बिल्कुल सेंस नहीं मेक करता। अब यहां पर मेन मुद्दे पर आते हैं, सर हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? तो लेट्स गिव इट अ कंपैरिजन। अगर हम आज शुरू करते हैं तो आज हम जनवरी एंड में बैठे हैं।
जनवरी एंड से अगर हम प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं, चलो मैं फरवरी स्टार्टिंग ही बोल लेता हूं, हमारे पास 11 महीने बचेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फरवरी एंड के अंदर अपने रिजल्ट की वेट करें, अगले दिन ही तो प्रिपरेशन शुरू करने दोगे ना, तो आप 5 से 10 मार्च के बीच में आई एम टेकिंग एस्टिमेट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो सीधा सीधा आपका आज से वहां पर 35 से लगभग 35-40 दिन का डिफरेंस आ जाएगा। 35 से 40 डेज डिपेंडिंग ऑन आप मार्च में तब शुरू करते हो। और ये जो 35-40 दिन आपको अभी लग रहा है ना डिफरेंस, यहां पर लगभग मान के चलता हूं 10 महीने आ जाएंगे या 9.5 महीने आ जाएंगे। ये जो 35-40 दिन का डिफरेंस है ना, दैट इज वेयर लाइज द ऑल द डिफरेंस। जब हम ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना और ग्रुप 2 शुरू करने वाले होते हैं, उस समय अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे, बहुत बच्चों को डर लगने लग जाता है, क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है यार हमारा ग्रुप 1 तो ढंग से रिवाइज नहीं हुआ, हम ग्रुप 2 कैसे शुरू करें। एंड दैट इज वेयर बच्चों की टेंशन शुरू हो जाती है। अगर आप ग्रुप 1 करने के बाद आपको 15 दिन का गैप मिल जाए ग्रुप 2 शुरू करने से पहले, और उन 15 दिन में आप अच्छे से ग्रुप 1 के बचे हुए बैकलॉग को खत्म कर लें, अपनी कोई रिवीजन करनी रह गई है उसको कर लें, या टेस्ट दे दें ग्रुप 1 के, उसके बाद जब आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करेंगे ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आपका टेंशन लेवल कम रहेगा। तो ये जो हम अभी अर्ली स्टार्ट करते हैं 30 जनवरी, हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला अर्ली बैच, वो 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, उसका सीधा सीधा फायदा ये होगा, आपके पास मिनिमम 35 डेज आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, एक महीना आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सबने फाउंडेशन के एग्जाम दिए हैं और आप खुद सोचो वो आखिरी एक महीना जो आपके पास होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करें, ताकि आपके पास रिवीजन और टेस्ट सीरीज देने के लिए टाइम रहे, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन योर रिजल्ट। तो घूम फिर के मैंने आपको पूरा समझाया और उसका क्रक्स ये निकल के आता है कि हमें विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इसके लिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए एवीजे एकेडमी अपना अर्ली बैच लेकर आ रहा है, जो कि 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 30 जनवरी से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम ऑब्वियसली पहले ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट्स और साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे और आपकी शुरुआत कराएंगे। ऑब्वियसली जो बच्चे रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे उनका सिलेबस बाद में खत्म होगा और आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा पहले खत्म हो जाएगा। आपके कुछ टॉपिक ऑलरेडी हो जाएंगे और वो आपको अपनी पहली बैच के अंदर हर टीचर बता देगा कि वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको पहले कराए जाएंगे। आप स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस इस बैच की फ्री डेमो के रूप में ले सकते हैं, ताकि आप हर टीचर के पढ़ाने के स्टाइल को देख सकें। मैं खुद पर्सनली टैक्सेशन सब्जेक्ट लेता हूं। साहिल सर, जिनको आप फाउंडेशन से जानते हैं, साहिल सर अगेन लॉ सब्जेक्ट लेंगे और सेकंड ग्रुप में वो एसएम का सब्जेक्ट लेंगे। अकाउंट्स के लिए जितिन त्यागी सर हैं। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए दिव्यांग सर हैं, जिनके पढ़ाने के स्टाइल से बच्चे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहते हैं। एंड लास्ट में ऑडिट के लिए चिराग गर्ग सर हैं। तो बेसिकली ये हमारी टीम है, इन सब की क्लासेस आप ले सकते हो। अगर आप इस बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो आप इस केस के अंदर ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। और एक चीज तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, नीचे नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हो। इस समय आप अगर इस अर्ली बैच के लिए रजिस्टर करते हो, आपको पूरी फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे और बाकी की सारी फीस आपको अपने रिजल्ट के बाद ही पे करनी है। तो अभी आपको कोई अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं लेना। और एक चीज और कुछ बच्चों के दिमाग में आती है, सर अगर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी और मान लो मैं फाउंडेशन में क्लियर नहीं कर पाया, तो सर मेरे तो पैसे खराब हो जाएंगे। डोंट वरी, आपके जितनी भी फीस आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे वो पूरी की पूरी आपकी रिफंडेबल होएगी। दिस इज फुली रिफंडेबल इफ द रिजल्ट ऑफ सीए फाउंडेशन इज नॉट पॉजिटिव। सो वी जस्ट वांट कि आप अपने ये 35-40 दिन ढंग से यूज करो, इन्हें वेस्ट ना करो। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस अर्ली बैच। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। बट मैंने आपको अच्छे से समझाया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव बोथ ग्रुप्स, व्हाई एंड व्हेन यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, व्हाई एवरी डे काउंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट दोस 30 डेज। आई होप आप इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाया। इंटरमीडिएट या उसकी प्रिपरेशन को लेकर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट की आपको अगले कुछ दिनों के अंदर हमारे चैनल पे मिलेगी। और भी सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड एक एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर मैं वीडियो बताऊंगा। आप किसी एक इशू के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड बैच के बारे में और डिटेल जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।